नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। कल बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर क्लासेस क्यों नहीं चल रही है, थोड़ी सी तबियत खराब है, जैसे आप मेरी आवाज में देख पा रहे होंगे, तो इसी वजह से कल आपकी क्लासेस नहीं चली है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी से। अदरवाइज हफ्ते में 5 दिन क्लासेस आपकी चलती हैं, इस चीज से बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए। क्लियर? तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, कल का जो परसों का लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था। आज आवाज थोड़ी स्लो होगी तो प्लीज आप आज एडजस्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, तो ठीक है। तो कल मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट का परसों हीट ट्रीटमेंट का एक लेक्चर अपलोड करा था मैंने। आई थिंक वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि वो जो परसों मैंने जो लेक्चर आपको अपलोड कराया था वो हीट ट्रीटमेंट का बेसिक पार्ट था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो हीट ट्रीटमेंट के जितने भी आगे लेक्चर होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं चालू करता हूं हीट ट्रीटमेंट का नेक्स्ट लेक्चर। मनोज गुड इवनिंग सर, जय हिंद। ओके सर, नीतीश तिवारी प्रशांत गुड इवनिंग। ठीक है, ओके क्लियर। मैं चालू कर दूं, जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, मैं चालू करता हूं। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, मैं चालू करता हूं। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है, प्लीज सभी स्टूडेंट बने रहना। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं हीट ट्रीटमेंट, जिसका हिंदी में अनुवाद मैं करूं क्या होगा? ऊष्मा उपचार। कल मैंने आपको बताया था, मैं अगर हीट ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो मैं किस स्टील की बात करूंगा? मैं बात करूंगा प्लेन कार्बन स्टील की। किसकी बात करूंगा? प्लेन कार्बन स्टील की। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील की। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट मुझे ये आ रहा है, सर स्टील की स्पेलिंग क्या होती है? तो बहुत से स्टूडेंट स्टील की जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो STEL भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टील की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो होती है STEEL। ठीक है, आप लिखते हैं ना STEAL, जो कि सरासर गलत है। इस स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, और इस स्टील का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में इस्पात। क्लियर? ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील को हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इसमें ऊष्मा उपचार करते हैं। ऊष्मा उपचार की डेफिनेशन क्या होती है? सर आज आप 18 के लग रहे हो। क्लियर? सर आज आप 18 के लग रहे हो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट प्लीज बाद में कीजिएगा। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट की मैं सिंपल से आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूं। प्लीज कल वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, क्लासेस बिल्कुल फ्रेश माइंड से चला रहा हूं और यकीन मानिए हीट ट्रीटमेंट में से इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। क्लियर? ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? यानी किसी भी धातु को या मिश्र धातु को उसे गर्म करके उसे निश्चित दर से ठंडा करने पर उसके जो भौतिक गुण होते हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार चेंज करने को हम क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट हम कहते हैं। क्लियर? यानी जब आपकी इस्पात आती है तो वो इतनी हार्ड या नरम नहीं होती, उसमें कोई भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार चेंज करने को हम क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपकी डक्टिलिटी हो गई, ठीक है, टफनेस हो गई, ओके, तो ये होते हैं आपकी हार्डनेस हो गई, ये होते हैं आपकी यांत्रिक गुण। क्लियर? ओके, तो यहां से आपने ये जाना कि हीट ट्रीटमेंट हम करते क्यों है? स्टील में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। ओके, तो जल्दी से मैं आपको जो मैंने कल आपको जितना लेक्चर मैंने आपको नोट कराया था, तो जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट हम करते क्यों है और हीट ट्रीटमेंट करने के हमारे फायदे क्या क्या होते हैं। क्लियर? जल्दी से मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्लाइड निकाल लेता हूं वाली। वो स्लाइड कहां गई भाई? तो कल भी मैंने आपको बिल्कुल डीपली में जाके ये बताया था कि हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। ओके, बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके, हाइपोयूक्टाइड स्टील, यूक्टेटाइड स्टील, सारी बातों को मैंने कल डिटेल में जाके कन्वर्ट करा था। ठीक है, फटाफट से देखो। अगर मैं हीट ट्रीटमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन मेरी कुछ इस प्रकार होगी, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या बोला कि सभी प्रकार की धातुएं कणों एवं समूह से होती हैं। ठीक है, कणों और समूह का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था क्रिस्टल। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी धातु को तोड़ के देखेंगे या माइक्रोस्कोप से उस पे अंदर देखेंगे तो वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपके क्रिस्टल से। क्रिस्टल क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे कण, यानी ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। और इन क्रिस्टलों से ही आपकी धातुओं का निर्माण होता है। ओके, एक वर्ड आया यहाँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? यानी जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये क्रिस्टल कैसे होते हैं? बोर्ड की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्रिस्टलों की व्यवस्था को और आकार को मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं स्ट्रक्चर, या मैं इसे क्या हिंदी में बोलता हूं? अंदरूनी। ठीक है, अंदरूनी बनावट। इसे क्या बोलता हूं मैं? अंदरूनी बनावट बोलता हूं। या मैं इसे एक वर्ड और टेक्निकल फील्ड में यूज करता हूं, इसे बोलता हूं मैं मॉलिक्यूल्स। इसे क्या बोलता हूं मैं? मॉलिक्यूल्स। तो आपने सुना होगा कि हीट ट्रीटमेंट से क्या करते हैं? उसकी अंदरूनी बनावट में क्या लाते हैं? चेंजेस लाते हैं। तो वो अंदरूनी बनावट में क्या चेंजेस ला रहे हैं? वो अंदरूनी बनावट में जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये वाले क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल, इन्हीं बनावट को हीट ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं? चेंज करते हैं। क्लियर? तो जो बोलते हैं अंदरूनी बनावट में चेंज लाते हैं, वो अंदरूनी बनावट किसकी अंदरूनी बनावट? इन क्रिस्टल की बनावट। ठीक है, तो यहां से ये यही कह रहा है, सभी प्रकार की धातुएं कणों और समूह का रूप होती है। कणों का आकार प्रकार के धातु को संरचना कहते हैं, जैसे मैंने यहां बताया। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के दौरान मुख्यतः स्टील की अंदरूनी बनावट यानी क्रिस्टल अर्थात मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अंदरूनी बनावट यानी क्रिस्टल या मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन होता है, बता चुका हूं, जिससे स्टील के गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर सपोज कीजिए यही मेरे पास मार्कर था, ठीक है, अगर मैं इस पे हीट ट्रीटमेंट को ऑपरेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसमें मेरा थोड़ा लचकदार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यानी हीट ट्रीटमेंट करने से आपकी स्टील में जो गुण होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टील की, सॉरी, ये होती है हमारी हीट ट्रीटमेंट की मेन डेफिनेशन। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं हीट ट्रीटमेंट के हमारे
हमारे मेन उद्देश्य क्या होते हैं, तो जल्दी से आप उद्देश्य भी देख लीजिए हीट ट्रीटमेंट के हमारे उद्देश्य क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके, ठंडा कैसे करते हैं, निश्चित दर से ठंडा करते हैं। और ठंडा जो करते हैं चार मेथड होते हैं, पानी होगा, तेल होगा, हवा होगा, फर्नेस होगा, या एक होता है आपका ब्रांच सॉल्यूशन भी। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसकी अंदरूनी बनावट, अंदरूनी बनावट क्या, यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को मैं क्या कह रहा था, मॉलिक्यूल्स कह रहा था, टेक्निकल फील्ड में याद कर लीजिएगा। बदलकर उसके यांत्रिक गुणों यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या, जैसे डक्टिलिटी हो गई, टफनेस हो गई, आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। इसी को हम ऊष्मा उपचार कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्लियर। अगर मैं बात करूं इसके फायदे क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं हीट ट्रीटमेंट करने के, तो फटाफट से देखो, जल्दी से देखो सभी स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें मैं कल लेक्चर में आपको बता चुका हूं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि कल ये सारी चीजें आपको ऐसे स्लाइड में नहीं मिली थी। सबसे पहला, धातुओं की हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी हाजी हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। धातु को क्या कर सकते हैं, एनील कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं ताकि वो मशीनिंग योग्य हो जाए। ठीक है, धातु को ब्रिटलनेस को समाप्त करते हैं, हाजी कर सकते हैं। धातु में क्या कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम बढ़ा सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। और धातु की टफनेस को बढ़ा सकते हैं, ये भी क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। और विभिन्न कार्यों के कारण धातु में उत्पन्न स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब ये होता है अगर कोई भी आपकी जॉब होती है, उसे ठंडी हालत में या गर्म हालत में उसको हम हैमरिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। क्लियर। तो हीट ट्रीटमेंट करने से हम उन क्रिस्टलों की पुनः दोबारा से पहला वाला रूप ला सकते हैं। क्लियर। तो यही होता है कि धातु में उत्पन्न स्ट्रेस को दूर करते हैं, धातु को हीट रेजिस्टेंस करते हैं, हाजी करते हैं, घिसावट रोधी बनाते हैं। क्लियर। और क्या करते हैं, कोरोसिव रेजिस्टेंस भी बनाया जा सकता है। ये हीट ट्रीटमेंट करने के आपके मुख्य भाग होते हैं। क्लियर। यहां से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके। और मैं क्या बात कर सकता हूं, और क्या फायदे होंगे, धातु की मशीनिंग करने योग्य बना सकते हैं, हाजी बना सकते हैं। ठीक है। और धातु में उत्पन्न विभिन्न विकृतियों को दूर किया जा सकता है, यानी हीट, यानी आपके कोई भी हैमरिंग से या कोई भी जॉब पे आप ऑपरेशन करते हैं, अगर उसका डिसएडवांटेज आपकी जॉब पर आता है तो उससे हीट ट्रीटमेंट से दूर कर सकते हैं। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए आपके पास ब्रेड है, कोई ब्रेड जानते हैं, ब्रेड, उससे आप ब्रेड खाने वाला ब्रेड जो होता है, अगर आप उसे किसी भी गैस पे क्या करते हैं, गरम करते हैं, गैस पे गरम करते हैं, तो गरम करा आपने, ठीक है, और फिर जब उसे ब्रेड को आप ठंडा करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके टोस्ट में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टोस्ट में। तो यही तो हीट ट्रीटमेंट का हमारा जो मेन फंडा यही तो है कि उसे गरम करा और फिर हमने उसे ठंडा कर दिया, तो क्या हो गया, उसकी अंदरूनी बनावट चेंज हो गई, नहीं हो गई। यानी जब आपका ब्रेड था तो उसके अंदर की जो क्रिस्टल थे वो कैसे थे, थोड़े से कैसे होंगे, वो आपके पास पास होंगे या इनकी आकृति अलग होगी। और जब आपने इस ब्रेड को गरम करा फिर से ठंडा करा किसी निश्चित दर से, तो क्या हुआ, इसके जो अंदर के जो ग्रेन से क्या हो गए, इनमें अंदरूनी बनावट में क्या हो गए, चेंजेस आ गए। और यही क्या होता है, यही आपका हीट ट्रीटमेंट का मेन फंडा होता है। क्लियर। तो हीट ट्रीटमेंट का मेन फंडा जो होता है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट मत कीजिए अभी, कमेंट मत कीजिए प्लीज, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा अभी। ठीक है, क्लियर। ओके। तो कुछ आप इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, आप इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए हीट ट्रीटमेंट को पढ़ने से पहले। ठीक है। सबसे पहला फैक्ट, यानी अगर आप किसी स्टील को हार्ड कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम कितना परसेंट कार्बन होना चाहिए कि आप स्टील को हार्ड कर सके। ठीक है। तो कम से कम 0.3% कार्बन होना चाहिए अगर आप किसी भी स्टील को हार्ड कर रहे हैं। राइट डाउन करते रहना। दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट क्या होगा, ठीक है, आपने सुना होगा हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, बिल्कुल सही सुना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी जॉब पे आपकी इतनी परसेंट कार्बन है या इतनी कम परसेंट कार्बन है, तो कितने परसेंट कार्बन को आप जॉब में कितनी परसेंट कार्बन हो कि आप उसकी हीट ट्रीटमेंट कर सके, यानी उसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग ऑपरेशन कर सके। अगर आपकी स्टील में 0.5% से ज्यादा कार्बन होगी तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, हार्डनिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, अगर आपकी स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.5% से कम हो, 0.5% से कम हो, तो क्या करेंगे आप, तो उसकी क्या होगी, फिर उसकी केस हार्डनिंग होगी। क्या होगी उसकी, फिर केस हार्डनिंग होगी। क्लियर। यहां से आपको ये चीज समझ में आ जाती है। चौथा इंपोर्टेंट फैक्ट क्या होगा, अगर किसी स्टील में, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं किसी स्टील में कार्बन मिला देता हूं तो क्या होगा, यानी अगर मैं किसी स्टील में कार्बन मिला दूंगा तो उस स्टील की हार्डनेस तो बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने, उस स्टील की हार्डनेस तो बढ़ जाएगी, मगर उसका क्या घट जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। ये बात आप राइट डाउन कर लो फटाफट से, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये चीजें आपको आगे जाके बहुत दिक्कत करेंगी। ठीक है। तो यहां से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। क्लियर। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, फटाफट से यहां देखना। क्लियर। यहां देखो फटाफट से, अगर मैं किसी स्टील को गर्म करता हूं, हीट ट्रीटमेंट में गर्म करता हूं, अगर मैं उसे स्टील को गर्म करूं और उसे एकदम से ठंडा कर दूं, जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं तो वेल्डिंग करता है और उसे तुरंत पानी में डाल देता है, यानी उसने गर्म करा और उसे तुरंत ठंडा कर दिया। यानी अगर किसी स्टील को आप गर्म करते हैं और उसे तुरंत ठंडा करते हैं तो क्या होगा, वो स्टील आपकी हार्ड और टेम्पर हो जाएगी। क्लियर। पहला पॉइंट ये ध्यान कर लीजिए। ओके। और अगर आपने किसी स्टील को गर्म करा और उसे आप धीरे धीरे ठंडा करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर आप स्टील को गर्म करते हैं और उसे फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो स्टील का क्या होगा ऑपरेशन, सॉरी, तो स्टील में क्या गुण आएगा, फिर स्टील आपकी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी और आपकी क्या होगी, डक्टाइल हो जाएगी। क्लियर मेरी बात, यहां से आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। ठीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे। कल एक इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको ये भी बताई थी, कल मैंने आपको एक ये वाला डायग्राम दिखाया था, कल वाली क्लासेस में प्लीज जाके देखिए।
लीजिएगा, ये क्या है आपका प्लेन कार्बन स्टील का डायग्राम है, ठीक है। यानी अगर हाइपोयूक्रेटाइट स्टील होगी, हाइपोयूक्रेटाइट स्टील कहां तक होती है आपकी 0 से 0.8, ठीक है, क्लियर, ओके। यूक्रेटाइट स्टील क्या होती है आपकी जिसमें 0.8% कार्बन फिक्स होता है, और हाइपर यूक्रेटाइट स्टील क्या होती है आपकी जिसमें आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है 0.83 से कितनी होती है 2.1 तक होती है, क्लियर। या किसी बुक में ये 4.1 भी दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और किसी बुक में ना ये 0.8 भी दिया हुआ है, 0.83 भी दिया हुआ है और 0.84 भी दिया हुआ है। क्या क्या है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही है, ये सारी चीजें हमारी क्या है एक ही है। तो यहां से आप एक चीज ये भी कंफर्म कर लीजिएगा, अगर किसी स्टील में 0.8 से अगर ज्यादा कार्बन में मिला दूंगा तो क्या होगा, वो हार्ड तो हो जाएगा, वो क्या होगा हार्ड तो हो जाएगा, मगर उसकी क्या होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी क्या होगी उसकी घट जाएगी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी घट जाएगी, क्लियर, ध्यान से समझ में आया। यानी अगर मैं ये जो डायग्राम था, अगर मैं इसमें 0.8 से कार्बन अधिक मिलाऊंगा, यानी जब मैं हाइपर यूक्रेटाइट स्टील की तरफ बढ़ूंगा तो कार्बन मिलाने से मैंने आपको बताया था क्या होगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बता करता हूं। मगर क्या हार्डनेस तो बढ़ जाएगी, मगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी क्या होगी मेरी घट जाएगी, क्लियर। अगर मैं 0.8 से पहले आता हूं या इस तरफ आता हूं तो क्या होगा कोई कार्बन कम है तो हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस कम होगी, हार्डनेस कम होगी। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता कहता हूं, मगर इसमें मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी मेरी घट जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख लीजिए। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं पता है तो क्या होगा, आपको ये चीजें आगे जाकर बहुत दिक्कत करेगी, क्लियर। ये सारी बातों को राइट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो कल हमने भाई क्या पढ़ा था, परसों हमने क्या पढ़ा था, हाइपोयूक्रेटाइट स्टील पढ़ा था, यूक्रेटाइट स्टील पढ़ा था और हाइपरयूक्रेटाइट स्टील पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि फेराइट और पर्लाइट हमारा जो होता है वो किस स्टील में होता है, हाइपरयूक्रेटाइट स्टील में होता है, ठीक है। तो इनके हिंदी में नाम भी होते हैं, आपको हिंदी में नाम देके कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं बात करूं हाइपरयूक्रेटाइट स्टील की तो इसका हिंदी में नाम क्या होगा, अल्प सुग वनाप, ठीक है, अल्प सुग वनाप इसका हिंदी में नाम होता है। यूक्रेटाइट स्टील का हिंदी में क्या नाम होगा, सुग वनाप, और हाइपर यूक्रेटाइट स्टील का हिंदी में क्या नाम होगा, अति सुग वनाप, क्लियर। इमेज दिखा देता हूं, पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है तो उसमें चिंता कीजिए, उसमें आपको ये सारी चीजें हिंदी में दिखा देता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं कि मैंने आपको स्लाइड कहां से मैं आपकी स्लाइड लाया हूं। फटाफट से यहां देखो, फटाफट से यहां देखो भाई, प्लीज ये बातें राइट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आती है, पेपर में आती है कि 0 से 0.8 के मध्य कार्बन हो, यानी 0 to 0 से 0.8 के बीच में कार्बन हो तो क्या होगी, हाइपोयूक्रेटाइट स्टील होगी। जब धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ कार्बन लोहे के कणों के बीच जमा हो जाता है, ठीक है। इमेजेस में मैं कल आपको बता चुका हूं, जिसे हम हाइपोयूक्रेटाइट स्टील को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ आ गया अल्प सुदृढ़ वनाप, ठीक है, अल्प सुदृढ़ वनाप स्टील, क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अगर यूक्रेटाइट स्टील हो तो यूक्रेटाइट स्टील को हम क्या कहेंगे, यहां देखो फटाफट से, शुद्ध वनाप, यानी यूक्रेटाइट स्टील को हिंदी में कहते हैं शुद्ध वनाप इस्पात, ठीक है, जिसमें आपकी 0.8% कार्बन शामिल होती है। उसकी संरचना को अगर सूक्ष्ममापी यंत्र द्वारा देखा जाए तो यह मोती की तरह होती है, मेटल ऑफ पर्ल, ठीक है, मेटल ऑफ पर्ल के समान होती है, इसलिए इसे पर्लाइट भी हम कहते हैं, पर्लाइट भी कहते हैं, परसों बताया था। और पर्लाइट की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, राइट डाउन कर दो। लैमिनेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है पता क्या, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर, लिख लीजिएगा पत्थरनुमा, ये पत्थर लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध वनाप इस्पात, ओके। अगर मैं बात करता हूं आपकी हाइपरयूक्रेटाइट स्टील की तो हाइपरयूक्रेटाइट स्टील को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में अति शुद्ध वनाप, ठीक है। जिस किस्म के इस्पात में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, कार्बन की मात्रा अधिक होगी इसमें, जिसे पेयरलाइट और सीमेंटाइट से बनी संरचना बहुत मजबूत हो जाती है, जिसका जैसे सीमेंट मजबूत होता है, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। तो यहां से चीजें आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर मैंने कल आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, कल की क्लासेस में मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, ओके। तो इसमें हमारा क्या दिखाया था, यानी इसमें हम यही शो कर रहे हैं कि ये तो आपका क्या है, ये तो आपकी टेंपरेचर है और ये आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन है। तो देखो फटाफट से यहां देखो, अगर आपकी परसेंटेज 0 है, 0% अगर कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए कितना टेंपरेचर चाहिए आपको, वो चाहिए आपके लिए 900, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज 0.2 आ गई, हाइपरयूक्रेटाइट स्टील चल रहा है, हाइपरयूक्रेटाइट स्टील चल रहा है, तो फिर आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी चाहिए, वो टेंपरेचर कितना चाहिए, 800 चाहिए। अगर 0.4 है तो कितने कार्बन, तो कितने परसेंट चाहिए, सॉरी टेंपरेचर कितना चाहिए, 600 चाहिए। अगर 6 है तो कितना चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। तो हम यहां से कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका हमारा कम होता जा रहा है। 0 से 0.8 क्या होता है आपका, हाइपरयूक्रेटाइट स्टील, 0.8 जो फिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, यूक्रेटाइट स्टील। इसका दूसरा नाम क्या है, पर्लाइट है। अगर पर्लाइट वाली संरचना को माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसी आपको नजर आती है, मेटल ऑफ पर्ल के नाम से। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, लिख लीजिएगा पत्थरनुमा। और 0.8 से अगर परसेंटेज अधिक होगी, कितनी अधिक, 2.1, तब ये कैसी होती है आपकी हाइपरयूक्रेटाइट स्टील होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और इस डायग्राम को पता क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को बोलते हैं थर्मल
इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। प्लीज जाके परसों वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ये सारी चीजें वहां छूट गई थी तो ये मैंने चीजें आपको वहां बता दी है, क्लियर, ओके, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हम जाते हैं, एक हमारा लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर होता है और अपर क्रिटिकल टेंपरेचर होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है और अपर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है। तो आप ये कह रहे थे कि जहां से स्टील में अंदरूनी बनावट चालू हो जाती है वो लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर है। ये डेफिनेशन बच्चों आपकी अधूरी है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये डेफिनेशन आपकी अधूरी है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, ओके। तो ध्यान से सुनना, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो फटाफट से, जब आप किसी स्टील को गर्म करते हैं, ठीक है, आप उस पर गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो एक तापमान ऐसा आता है जहां पे आपकी स्टील जो होती है वो गर्म होने क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, क्लियर। तो रुक गई तो फिर आप उसमें थोड़ा टेंपरेचर और देंगे, तो जब उसे थोड़ा टेंपरेचर और देंगे तो थोड़ा गर्म और होना चालू हो जाएगी। तो फिर वो जहां गर्म होना चालू हुई तो स्टील का जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहां से फिर उसमें बदलाव होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो बदलाव जहां तक चालू होना शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर। और ये सभी स्टील के लिए फिक्स होता है कितना, 723 डिग्री टेंपरेचर के लिए। मेरी बात तो ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, मगर मैं इसे इसरो में क्वेश्चन एक बार ये आया था कि फेराइट, परलाइट, फेराइट, सीमेंटाइट जिस टेंपरेचर पे आके आपका ऑस्टेनाइट बनना चालू हो जाता है, बताइए उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस पॉइंट पे आके फेराइट, परलाइट या फेराइट और सीमेंटाइट आपका ऑस्टेनाइट में बदलना चालू हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर। क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि लोअर ऑस्टेनाइट आपका किस टेंपरेचर पे बनना चालू होता है, तो किसका होता है आपका लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर पे, जो कि कितना होता है 723। अगर मैं बात करूं आपकी यूसीटी की, यूसीटी का मतलब अपर क्रिटिकल टेंपरेचर। अपर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है, सुन लीजिए, जब आप स्टील में टेंपरेचर को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा होगा कि आपकी जो स्टील की जो अंदरूनी बनावट है उसमें लगातार परिवर्तन होना चालू होता रहेगा, क्लियर, सहमत। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपकी स्टील में अंदरूनी परिवर्तन में होना, तो अंदरूनी परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, वहां आपकी स्टील क्या होगी, वो तरह का सॉलिड सॉल्यूशन बना लेगी, यानी कार्बन उसमें अलग हो जाएगा और लोहा उसमें अलग हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं अपर क्रिटिकल टेंपरेचर। यानी जिस पॉइंट पे आकर आपका स्टील में परिवर्तन होना बंद हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर। या हम ये कह सकते हैं सेकंड चीज में, जिस पॉइंट पे आके आपका फेराइट और ऑस्टेनाइट, फेराइट और परलाइट, फेराइट और सीमेंटाइट आपका पूर्ण रूप है ऑस्टेनाइट में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेंपरेचर, क्लियर। और ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड किस पे करता है, आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, क्लियर। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऑस्टेनाइट आपका कहां से बनना चालू होता है, तो ऑस्टेनाइट बनना चालू होता है आपके लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर से। आप यहां देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के थ्रू, जो थर्मल इक्विलिब्रियम का डायग्राम है ना, वो आपको यही शो होता है। और ये ऑस्टेनाइट हमारा कहां बना, ये बना हमारा अपर क्रिटिकल पे, ठीक है। तो अपर क्रिटिकल पे आपका पूरी तरह बनना चालू हो गया, क्लियर। जल्दी से इमेज दिखा दूं मैं आपको फटाफट से, देखो क्या कहता है लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर, क्या कहता है, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान की वृद्धि धीरे धीरे होती है, और जब तापमान 723 डिग्री पर पहुंचता है तो उस तापमान के बाद स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। अतः जिस तापमान बिंदु पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सहमत, बिल्कुल सहमत। अपर क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होगा, स्टील को जब लोअर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म किया जाता है तो जैसे जैसे तापमान आपका बढ़ता है वैसे वैसे स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होता जाता है, और जब उसकी अंदरूनी बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जब आयरन और कार्बन आपस में कैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो परिवर्तन होना बंद हो जाता है। यानी आपका फेराइट, सीमेंटाइट, परलाइट और सीमेंटाइट आपका किस में बदल जाता है, आपका पूरा ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और अपर क्रिटिकल पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, ठीक है। एक आया था यहां लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग, तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग कितना होता है आपका 693, ठीक है, क्लियर। यानी 723 माइनस 30, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातों को राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, ओके। तो जल्दी से जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, अगर वो समझ में आ गया है ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो। फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टील पढ़ाता हूं, जल्दी से आ जाओ फटाफट से, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में यस लिख दो अगर समझ में इतना सब कुछ आ गया है तो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। मनोज यस यस यस, गुड इवनिंग जाहिद भाई। सर आज आप जल्दी से यस लिख के भेज दो भाई अगर समझ में आ गया है। मनोज, सचिन, अम्बेडकर, खत्री, राकेश कुमार, ठीक है, क्लियर, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। फटाफट से सुन लो, मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टील का, ठीक है। जब आप स्टील को गर्म करते हैं, उसकी परसेंटेज ऑफ कार्बन के अनुसार, तो क्या होता है, उसके जो अंदर के जो गुण होते हैं ना, वो भी परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल्का सा इसमें क्या हो जाता है हमारा
नरम हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप स्टील को गर्म करते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, आपके विभिन्न विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे आपका फेराइट, सीमेंटाइट, पर्लाइट, ऑस्टाइट, मार्टसाइट। तो ये कहां से मिलते हैं आपके? ये मिलते हैं जब आप स्टील को गर्म करते हैं, और गर्म करने पर उसमें क्या होता है, अंदरूनी बनावट में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, और स्टील के गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होना चालू हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता यही होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टील हमारा कहां से आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कहां से आता है? जब आप स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और ये आपके निमित्त निमित्त होते हैं, जैसे आपका फेराइट हो गया, ठीक है, सीमेंटाइट हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आपका पेरलाइट हो गया। क्लियर? फिर आपका क्या हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, फिर आपका मार्टनसाइट हो गया, और फिर आपका ट्रोस्टोसाइट हो गया, और एक आता है आपका सोब्राइट, एक आता है आपका सोब्राइट। ठीक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितने ये बाकी के हैं। क्लियर? तो यहां से एक चीज समझ लीजिए कि फेराइट, सीमेंटाइट और पर्लाइट ये आपको कब मिलेंगे, जब आप स्टील में कार्बन की परसेंटेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये तो आपको तब मिलेगा, ये डिपेंड किस पे करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। क्लियर? ठीक है, ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, ट्रोस्टोसाइट और सोब्राइट ये आपको कब मिलेंगे, जब आप स्टील को क्या करेंगे, जब आप स्टील को गर्म करेंगे। तो ये डिपेंड किस पे होता है हमारा, ये डिपेंड करते हैं हमारे हीटिंग मेथड। सबसे पहली बात, ये बात क्लियर? ठीक है, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील पढ़ेंगे हम, क्या, फेराइट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुन लो जी भाई, फेराइट कहां गया हमारा, फेराइट 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 फेराइट, ये देखो आ गया, फेराइट हमारा यहां आ गया। तो फेराइट को जो हमारा दूसरा नाम होता है, हमसे क्या बोलते हैं, इसे हम अल्फा आयरन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लो, अल्फा आयरन बोलते हैं। क्लियर? ओके। तो फेराइट जो होता है हमारा क्या होता है, वो सबसे शुद्ध लोहा का रूप होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस वाले डायग्राम में, मैंने आपको बताया था ना भाई, कल वाली क्लासेस में मैंने आपको यहां ये बताया था कि फेराइट जो होगा हमारा, फेराइट क्या होगा, बिल्कुल हमारा शुद्ध लोहे का रूप होगा। ठीक है, मगर ऐसी स्टील कोई भी नहीं होती है जिसमें हमारा कार्बन ना हो। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको, जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये क्या है आपके, ये आपके कार्बन के कण है। ठीक है, क्लियर? तो यहां से आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि फेराइट क्या होता है, हमारा सबसे शुद्ध लोहे का रूप होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया। ठीक है, एक मिनट, ओके। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका सबसे शुद्ध रूप होगा, और इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.00 होगा भैया, 0.008 से 0.025% तक इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है। क्लियर? ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, यह स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, बिल्कुल नरम एंड डक्टाइल होता है, और इसे हार्ड नहीं किया जा सकता। हार्ड क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे कार्बन की परसेंटेज क्या है, कम है। अगर कार्बन की परसेंटेज कम होगी, फैक्ट याद है, फैक्ट याद है, देखो फैक्ट आ गया, कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो क्या होगा, वो हार्ड हमारा कम होगा। फैक्ट काम आया, हाँ जी आ गया, ओके। और इसमें हमारे चुंबक के गुण अधिक होते हैं। क्लियर? तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि जल्दी से आप राइट, जल्दी से अगर कोई चीज छूट गई हो तो उसे लिख लीजिएगा। ओके, तो हमसे क्या बोलते हैं, इसे अल्फा आयरन हम बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन ये आता है, फेराइट जो होता है आपका, लिख लीजिएगा, फेराइट इज वेरी वीक सॉलिड सॉल्यूशन। फेराइट आपका बहुत कमजोर सॉलिड सॉल्यूशन है। किस किसका है, किस किसका है, आयरन और कार्बन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से ये आता है, लिख लीजिए, आयरन और कार्बन का क्या है हमारा, फेराइट बहुत वीक सॉलिड सॉल्यूशन है। क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें से एक ये आता है कि जब आपका आयरन होता है, जब आपका व्हेन कार्बन डिसॉल्व इनटू फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, जब आपकी कार्बन जो होती है वो आयरन के अंदर घुल जाती है, तो वो क्या होगा, वो होता है आपकी फेराइट। ठीक है, वो होता है आपका फेराइट का एग्जांपल होता है। क्लियर? यहां से ये दोनों चीजें राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी कार्बन लोहे के अंदर घुल जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या होती है, आपकी फेराइट होती है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं हम, क्या आगे आता है हमारा सीमेंटाइट। आगे हमारा क्या आता है, सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट का जो दूसरा नाम होता है, इसे मैं एक नाम से और जानता हूं, इसे बोलता हूं मैं आयरन कार्बाइड के नाम से भी जानता हूं इसे। ठीक है, आयरन कार्बाइड के नाम से भी जानता हूं। फेराइट में एक चीज एक ये रह गई मेरी कि भाई आपको पता है कि फेराइट में हमारी कार्बन कैसी होती है, कम होती है, तो ये हार्ड भी आपका कम होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सॉफ्ट कास्ट आयरन। ठीक है, फेराइट आपका सॉफ्ट कास्ट आयरन में भी पाया जाता है। क्लियर? ओके। सीमेंटाइट की बात करूं तो सीमेंटाइट मैंने आपको बताया, सीमेंटाइट का दूसरा नाम क्या होता है मेरा, आयरन कार्बाइड। सीमेंटाइट का सर गर्म क्यों नहीं करते हैं, गर्म क्यों नहीं करते हैं, मतलब राकेश आप क्वेश्चन मत पूछिए। ठीक है, एंड में मैं सवाल जवाब दूंगा आपका। सीमेंटाइट, तो सीमेंटाइट क्या होता है, इसका दूसरा नाम आयरन कार्बाइड होता है। ठीक है, यह किस किस का मिश्रण होता है, यह फेराइट बोल दूं या शुद्ध लोहा बोल दूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर मेरी बात। यह फेराइट और कार्बन का क्या होता है, रासायनिक मिश्रण होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, और इसमें आपकी कार्बन कितनी परसेंटेज होती है, 6.5% इसमें हमारी क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज होती है। और यह स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। क्लियर? ठीक है, और इसका जो आपका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe3C। क्लियर? ठीक है, तो सीमेंटाइट हमारा क्या होता है, सीमेंटाइट हमारा हार्ड होता है, ब्रिटल भी हार्ड होता है, और ये क्या होता है हमारा, ब्रिटल भी होता है। क्लियर? ओके। और आपने एक चीज ये देखी होगी, यहां से एक बार ये समझ लीजिए, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फटाफट से यहां देखना, फटाफट से यहां देखना। ये आपकी सीमेंटाइट थी, या ये वाला जो डायग्राम था आपका किसका था, ये सीमेंटाइट का था, ये सीमेंटाइट का था। तो जैसे 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 आप
किसी भी स्टील में सीमेंटाइट को मिलाते जाएंगे ना, सीमेंटाइट को मिलाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मेरी कार्बन की परसेंटेज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब आपकी कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, धातु आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो तभी तो उसने कहा कि यह स्ट्रक्चर बहुत हमारा हार्ड होता है, ठीक है क्लियर। तो ये हार्ड होता है और क्या होता है हमारा, ब्रिटल भी होता है, क्लियर। तो सीमेंटाइट में से इतना आप लिख लीजिए, क्लियर, ओके। और इसमें एक चीज ये और लिख लीजिए, कास्ट आयरन एक धातु होती है, कास्ट आयरन मेटल और मेटल में कास्ट आयरन की हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो होती है ना, कास्ट आयरन की हार्डनेस और ब्रिटलनेस किस पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन आया हुआ है, वो डिपेंड करती है आपके सीमेंटाइट पे, ठीक है क्लियर। तो वो डिपेंड किस पे करेगी, सीमेंटाइट पे करती है, क्लियर। तो यहां से आपकी ये चीज समझ बिल्कुल आ जानी चाहिए। नेक्स्ट किसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम परलाइट की तरफ, नेक्स्ट किस तरफ बढ़ते हैं, परलाइट की तरफ, ठीक है। तो परलाइट क्या है, फटाफट से ध्यान से समझना। परलाइट क्या था, मैंने आपको वहां भी बताया था। परलाइट कैसी होती है, आपकी लैमिनेट स्ट्रक्चर होती है, हां जी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। लैमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, पत्थरनुमा स्ट्रक्चर। और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, यूक्टेटाइट स्टील भी है, यूक्टेटाइट, परसों वाले लेक्चर बताया मैंने, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, यूक्टेटाइट स्टील भी है। ये किसका मिश्रण होता है, यह फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। मगर इसमें हमारी क्या होती है, इसमें हमारा थोड़ा सा कार्बन भी होता है, इसमें हमारा थोड़ा सा कार्बन भी होता है। कितना से यूक्टाइट स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी थी मेरी, 0.8%, क्लियर, ओके। और यह स्ट्रक्चर क्या होता है, यह स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, ध्यान सुनना, ये आपका हार्ड नहीं होगा, ये क्या होगा आपका मजबूत। मजबूत का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग, मजबूत का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, बहुत मजबूत होता है। और ये स्ट्रक्चर आपको कहां मिलता है, ये स्ट्रक्चर आपको माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन की जो प्लेट होती है ना, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन की प्लेट, ये स्ट्रक्चर आपको वहां मिल जाता है, ठीक है क्लियर, ओके। और परलाइट जो होता है वो जैसे मैंने आपको बताया हीट ट्रीटमेंट है। तो परलाइट आपको मिलता कैसे है, तो परलाइट की जो आपको मिलता कैसे है, ठंडे होने की दर पर, जो आप ठंडा करेंगे धातु को उस पे आपको परलाइट मिलेगा, ठंडा होने की दर पर आपको परलाइट मिल जाता है, क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको डिपेंड, सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन यहीं से घूमता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो सीमेंटाइट, फेराइट क्लियर, सीमेंटाइट क्लियर और परलाइट क्लियर, ठीक है। उसके बाद जो बढ़ते हैं हम, ये तो सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी हमारी, परसेंटेज ऑफ कार्बन पर, ओके। अब जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड हमारा किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा जब धातु पर हम क्या करेंगे, ऊष्मा उपचार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, ऑस्टेनाइट, ठीक है। ऑस्टेनाइट का जो दूसरा नाम है, हम इसे गामा आयरन भी बोलते हैं, पहले तो आप ये सुन लो, गामा आयरन बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट क्या होता है हमारा, तो ऑस्टेनाइट हमारा ये होता है जब हम स्टील को लोअर क्रिटिकल गर्म करते हैं तो ऑस्टेनाइट चालू हो जाता है। मगर जब हम अपर क्रिटिकल तापमान पे ले जाते हैं तो वहां क्या होता है, आपका स्टील में आंतरिक परिवर्तन होना बंद हो जाता है। तो जिस टेंपरेचर पे आपका स्टील में आंतरिक परिवर्तन होना बंद हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, वहां हमें स्ट्रक्चर मिलता है, हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है, क्लियर, ओके। ध्यान सुनना मेरी बात। और इस स्ट्रक्चर की हमारी खासियत होती है, ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक क्यों होता है, रीजन जान लो, रीजन जान लो। अगर आप किसी स्टील को गर्म करते हैं ना तो उसमें मैग्नेट का गुण क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और ऑस्टेनाइट कहां मिल रहा था हमें, अपर क्रिटिकल तापमान से ऊपर मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद कर लो, अगर आप स्टील को गर्म करेंगे तो उसमें मैग्नेट का गुण क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाता है, क्लियर। और ऑस्टेनाइट क्या होता है हमारा, ये आसानी से हमारा घिसता भी नहीं है, ठीक है क्लियर, आसानी से हमारा घिसता भी नहीं है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई क्या, हाँ जी आ गई। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन था, व्हेन कार्बन डिसॉल्व इनटू फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कार्बन आपका आयरन में घुल गया तो क्या होगा, तो होगा आपका फेराइट, ठीक है। मगर अगर वो पूछे ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, अगर वो पूछे आपसे ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर आपकी ड्यूरिंग यानी हीट ट्रीटमेंट करते वक्त आपका कार्बन जो है वो लोहे के साथ क्या हो गया, घुल गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका ऑस्टेनाइट। तो आंसर क्या होगा आपका ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, सोबराइट और ट्रस्टसाइट किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे आपके हीट ट्रीटमेंट की उपाधि पर, ठीक है। यानी जब आप उसको गर्म करेंगे, जब आप क्या करेंगे, जब आप हीट ट्रीटमेंट को गर्म और जब आप इसे ऑस्टेनाइट को गर्म करेंगे, तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। तो ऑस्टेनाइट क्लियर, हाँ जी क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर और मिलता है आपका, जिसे मैं क्या कहता हूं, जिसे बोलता हूं मैं मार्टनसाइट, जिसे मैं क्या बोलता हूं, मार्टनसाइट, जिसे मैं बोलता हूं। तो देखिए मार्टनसाइट किसे कहते हैं, मार्टनसाइट जो होता है ना वो आपके लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, क्लियर, पहली बात क्लियर। तो मार्टनसाइट हमारा कब मिलता है, जब हम ऑस्टेनाइट वाली स्ट्रक्चर को अगर जो गर्म हुई, अगर मैं उसे तुरंत एकदम से ठंडा कर लाता हूं, बहुत तेजी से ठंडा करूं, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो मिलेगा मुझे मार्टनसाइट स्ट्रक्चर, क्लियर। इस स्ट्रक्चर की खूबी क्या होती है, ये आपका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अगर वो पूछ ले आपसे, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्लियर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो कौन सा हार्ड होता है, आपका मार्टनसाइट वाला स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। अगर वो पूछे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मजबूत होता है, तो किसमें लगाना आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो प्लस मजबूत में और हार्ड में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। तो परलाइट आपका मजबूत होता है, मगर मार्टनसाइट आपका क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसकी क्या क्या खूबी होती है, ठीक है, ये हमारी खूबी क्या होती है, इससे हमारी
इसमें हमारी हार्डनिंग वाली प्रोसेस भी आती है। हार्डनिंग का प्रोसेस पता मतलब क्या, यानी ये किसी भी धातु को इजीली हम क्या कर देगा, काट देगा। और इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा वियर रेजिस्टेंस का ग्रुप भी होता है। किसमें, मार्टनसाइट में। वियर रेजिस्टेंस मतलब यानी ये हमारे इसमें हमारा ये हमारी धातु घिसेगी नहीं। क्लियर? तो यहां से आपकी ये चीजें हमारी समझ में आ जानी चाहिए। और इससे हमारी क्या बनती है, इससे हमारी हार्ड स्टील बनती है। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीजें मार्टनसाइट में नोट कर लीजिए। ठीक है, मार्टनसाइट यानी बहुत ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस का ज्यादा होगा। कौन सी स्टील मिलेगी इससे, हार्ड स्टील हमारी इससे मिलेगी। और किसी भी धातु को इजीली काट सकता है। ओके, और जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस होती है ना, जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस होती है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ओके, तो ये भी हमारी किससे मिलती है, ये भी हमारी मार्टनसाइट से ही मिलती है। क्लियर? तो यहां से आपको ये चीज मार्टनसाइट में समझ आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मार्टनसाइट के बाद क्या आती है आपकी, ट्रोस्टोसाइट स्ट्रक्चर आती है। ट्रोस्टोसाइट स्ट्रक्चर आती है। ट्रोस्टोसाइट स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, देखिए अगर आप मार्टनसाइट वाली स्ट्रक्चर को लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर से थोड़ी कम यानी 400 450 के पास गर्म करें और फिर अगर आप उसे दोबारा से ठंडा करते हैं ना, तो कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, ट्रोस्टोसाइट स्ट्रक्चर मिलेगी। मगर ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, इस पे हम कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते। मगर हां, ये स्ट्रक्चर हमारी कंपन जो आपकी झटके होती है ना, वो इजीली सहन कर सकते हैं। कौन सी, ट्रोस्टोसाइट वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? इसमें क्वेश्चन एक ये आता है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डबल हीटिंग प्रोसेस होता है। तो डबल हीटिंग प्रोसेस हमारा किसमें होता है भाई, ट्रोस्टोसाइट में होता है। कैसे होता है, यानी जब भाई आपने ऑस्ट्राइल वाली स्ट्रक्चर को क्या करा, उसे लोअर क्रिटिकल पे तो पहले से गर्म थी, गर्म करा, फिर उसे ठंडा कर लिया और फिर उसे क्या करा, आपने लोअर क्रिटिकल से थोड़ा सा कम पे गर्म करा और फिर उसे आपने दोबारा ठंडा करा। तो उसमें दो प्रोसेस आगे नहीं आ गई। तो कौन सी स्टील होगा, कौन सी स्ट्रक्चर होता है आपका, ट्रोस्टोसाइट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? सारी बातों को राइट डाउन कर लो, क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर? ओके, जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा वो कौन सा होता है, हमारा सोब्राइट। वो कौन सा होता है, हमारा सोब्राइट होता है। ठीक है, क्लियर? तो सोब्राइट क्या है हमारा भाई, सोब्राइट भी हमारा फेराइट प्लस सीमेंटाइट का मिश्रण है। पहला क्वेश्चन तो ये सुन लीजिए। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है, मगर इसमें फेराइट जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीमेंटाइट। क्लियर? और ये तो स्ट्रक्चर है, हम क्या करते हैं, इसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं और फिर हम इसकी क्या करते हैं, इसकी हम टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है, टेम्परिंग का मतलब पता भाई आपको क्या है, यानी ठंडे होने की कंट्रोल, जो ठंडे होने की जो दर है ना, उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करके हम इसे प्राप्त करते हैं। किसको, सोब्राइट को। किसको भाई, सोब्राइट को। सोब्राइट से हमारी कौन सी स्टील मिलती है, इससे मिलती है हमें कौन सी, टेम्पर्ड स्टील। भाई टेम्पर्ड स्टील क्यों मिली, क्यों, क्योंकि हमने इसकी टेम्परिंग करी। क्यों, क्योंकि हमने इसकी टेम्परिंग करी। क्लियर? तो ये सारी जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको कैसे, आप मैंने बिल्कुल डीपली में यहां से बता दिए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं आएगा। और सोब्राइट की हमारी खासियत पता क्या होगी, ये हमारा मजबूत होता है, डक्टाइल होता है और उसमें टफनेस भी होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये हमारा मजबूत भी होगा, ये हमारा मजबूत भी होगा, इसमें हमारी डक्टाइल भी होगा, ये डक्टाइल भी होगा और इसमें टफनेस भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें हमारी टफनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसमें, सोब्राइट में। किसमें, सोब्राइट में। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर थे, मैंने आपको डीपली में जाके सारे स्ट्रक्चर बता दिए। क्लियर? जल्दी से 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट का ये सवाल है, यहां अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। अगर सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए हैं तो एज इट इज एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए अगर सभी चीजें समझ में आ गई हैं तो, अगर सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं तो। गोविंद त्रिपाठी डबल प्रोसेस, ये तो टेम्परिंग में भी होता है। गोविंद त्रिपाठी बिल्कुल से टेम्परिंग में होता है, तभी तो से कहा टेम्पर्ड स्टील। सोब्राइट को तभी तो टेम्पर्ड स्टील कहा भाई गोविंद। अगर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए फटाफट से, जल्दी से भेज दीजिए। जितने भी स्टूडेंट प्लीज लाइव है, जल्दी सभी स्टूडेंट मुझे यस लिख के भेज दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी भाई अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन भी है ना स्ट्रक्चर को लेकर, तो पूछ लो फटाफट से, पूछ लो। डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी। अगर आप आशीष सर से पढ़ रहे हैं ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये रटने वाली बात यहां नहीं होती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी से बता दो। अगर किसी कोई क्वेश्चन हो, सर गर्म क्यों नहीं करते, राकेश आप गर्म किसे कह रहे हैं, राकेश आप गर्म किसे कह रहे हैं, गर्म का मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप गर्म किसे ले रहे हैं, प्लीज प्लीज डिटेल में लिखिए, प्लीज डिटेल में लिखिए जल्दी से। यस 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 सर, सोब्राइट और टेम्परिंग में कोई डिफरेंस, सोब्राइट और टेम्परिंग में डिफरेंस। हाँ भी सोब्राइट और टेम्परिंग नहीं, सोब्राइट और टेम्परिंग में कोई डिफरेंस नहीं भाई। देखो सोब्राइट एक क्या है, कि आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है। और टेम्परिंग क्या है, टेम्परिंग आपकी हार्डनेस को कम करने को, हार्डनेस को क्या होती है, सॉरी टेम्परिंग क्या आपको ब्रिटलनेस कम करने की विधि है। ठीक है, आप मकसद दोनों का एक है, मगर दोनों ये अलग अलग वर्ड है। ठीक है, क्लियर? सर फेराइट को गर्म क्यों नहीं, फेराइट को गर्म क्यों नहीं करते हैं, फेराइट को गर्म क्यों नहीं करते, मतलब फेराइट को गर्म क्यों नहीं करते हैं। अच्छा फेराइट नहीं, देखो भाई फेराइट देखो, अच्छा आप ये कह रहे होंगे, यहां देखो फटाफट से, फेराइट हुआ प्लस
सीमेंटाइट हुआ प्लस परलाइट हुआ, फेराइट हुआ प्लस सीमेंटाइट हुआ प्लस परलाइट हुआ। ये क्या करते हैं, हम इनपे हीट ट्रीटमेंट नहीं करते, ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर इन तीनों को गर्म क्यों नहीं करते? अरे भाई गर्म हम इन्हें इस वजह से नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपकी जो ये जो होता है ना, ये जो डायग्राम होता है, ये जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो डायग्राम होता है, अगर कोई भी आपकी स्टील होगी ना, तो उसमें कार्बन आपका पहले से क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कार्बन क्या होता है, पहले से वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आगे बढ़ता है, यानी ये लाइन जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन की है, आपके स्टील के स्ट्रक्चर में क्या होता है, बदलाव होना चालू हो जाता है। कब तक बदलाव होना चालू होगा? जब तक आपका कार्बन 0 से 2.1 तक नहीं पहुंच जाएगा। क्लियर ना मेरी बात? अगर ये कार्बन मेरा 2.1 की जगह 10.1 या 20.1 होता, तो जो ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट या टोस्टाइट होता है ना, वहां भी मैं हीट ट्रीटमेंट उस पे नहीं करता। वो भी डिपेंड किस पे होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। क्लियर? ठीक है। अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज यस लिख के भेज दो, प्लीज यस लिख के भेज दो जिस किसी का ये क्वेश्चन था। फेराइट गरम, फेराइट गरम, फेराइट गरम, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट हमारा क्या था, हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन क्या थी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि गर्म करने पे, उसे निश्चित दर से ठंडा करने पर, हाँ जी सर जी निश्चित दर से ठंडा करेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपको ये तो पता पड़ गया कि हीट ट्रीटमेंट को हम गर्म किसमें, सॉरी भट्टी में गर्म करेंगे। तो क्या जब उसे ठंडा करते हैं, अगर आप किसी रोड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने गर्म करा, उसे ठंडा करेंगे, तो क्या उसमें जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या वो भी हमें डिपेंड करता है? हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? हाँ बिल्कुल करेगा। तो ध्यान सुनो कैसे करेगा, कि जब आपके सामने इमेज दिख रही होगी है, यानी आपने कोई भी चीज गर्म करी, ये क्या है आपकी ऑस्टेनाइट वाली स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टेनाइट आपका दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ये ऑस्टेनाइट आपका हाजी है। तो क्या है ये अपर क्रिटिकल टेंपरेचर पर आपको ऑस्टेनाइट पूर्ण मिल गया था, और ये बनना कहां चालू हुआ था, 723 पर। तो आपने ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को जब आपसे ठंडा करेंगे, यानी कोई भी गर्म चीज को आप ठंडा करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली 4 मेथड होते हैं, वाटर, ऑयल, एयर और फर्नेस। ठीक है, तो इन्हीं चारों में क्या करते हैं, धातु को ठंडा करते हैं। ओके, यस सर, यस सर, यस सतीश शर्मा, यस सर। ठीक है, तो इन्हीं चारों चीजों को ठंडा करते हैं। तो सुन लीजिए, अगर आप किसी चीज को, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को आपसे कहा भाई पानी में ठंडा कीजिए, आपने पानी में ठंडा नहीं करा, आपने उसे तेल में ठंडा कर लिया, या तेल में ठंडा नहीं करा सॉरी मेरी तबीयत खराब है किसी, अगर आपने उसे तेल में ठंडा नहीं करा मगर उसे फेराइट को पानी में ठंडा कर लिया, तो क्या स्ट्रक्चर में अदला बदली होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। तो ठीक है, तो हमें पानी को, जो गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडा भी कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, और ऐसे ठंडा करना है कि हमें कौन सी स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। ऑस्टेनाइट था, अपर क्रिटिकल पे हाजी था, तो उससे अंदर आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये चीज, ये क्या है हमारे, ये हमारे ग्रेन साइड है, यानी क्या है, ये हमारे ग्रेन साइड है। ठीक है, जो छोटे छोटे देख रहे हैं क्या है हमारे ग्रे साइड है, क्या है हमारे ग्रे साइड है। ठीक है, यानी क्रिस्टलों का समूह होगा, वो आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो अगर आप इस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को, जो आपकी बिल्कुल क्या थी, गर्म थी, अगर आप उसे वाटर में ठंडा करते हैं, अगर आप उसे क्या करते हैं, वाटर में ठंडा करते हैं, तुरंत ठंडा करते हैं, तो आपकी कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, वाटर में ठंडा कह लीजिए, या मैं बोल सकता हूं रैपिडली। रैपिडली का मतलब पता क्या होता है, तुरंत। आपने वेल्डिंग वाला देखा होगा, गर्म करता है और उसे कहां ले जाता है, पानी के अंदर एकदम डाल देता है, तो कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है आपको, तो स्ट्रक्चर मिलती है आपको कौन सी, मार्टेनसाइट। ठीक है, यहां लिखा हुआ है रैपिडली, यहां क्या लिखा हुआ है, रैपिडली। अगर आप गर्म चीज को, ठीक है, अगर आप गर्म चीज को तुरंत पानी में ठंडा करेंगे, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो अब आपको पता पड़ा कि जब आप कोई वेल्डिंग करवाते हैं, वो पानी में एकदम, आप कहते हो तुरंत वो पानी के अंदर भाग के जाता है, तो क्यों जाता है, क्यों? क्योंकि उसे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर चाहिए। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसमें, उसमें हमारा जंग भी नहीं लगता। और इसमें क्या होता है हमारा, एक होता है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्लियर मेरी बात? ओके, यानी इसमें क्या होगा, हमारा मैग्नेट भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है। फिर आपने क्या करा, फिर आपने क्या करा, उसे ऑयल में ठंडा करा। तो ऑयल में जब आप ठंडा करते हैं ना, जब उसे ऑयल में ठंडा करते हैं, तो क्या आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट। यानी जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके मुकाबले क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मजबूत मिलेगा। और फिर जब आप उसे एयर में ठंडा करोगे तो कम मजबूत मिलेगा। और फिर जब आप उसे फर्नेस में ठंडा होने दोगे तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपकी कैसी होगी, हार्डनेस होगी। तो आपका जो मटेरियल जो होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बताई थी कि स्टील को अगर आप जल्दी से ठंडा करोगे तो क्या होगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी, यानी बोलो हाँ बिल्कुल हार्ड होगा। कॉन्सेप्ट आया, बिल्कुल तेजी से हार्ड करा, मार्टेनसाइट बहुत हार्ड आया। मगर मैंने एक चीज ऐसी बताई थी, अगर स्टील को आप बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो तो क्या होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, मेरी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहां यही तो लिखा है, अगर आपने स्टील को फर्नेस में ही क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो जो आपकी स्टील पे क्या हुआ, उसकी ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया। क्या हो गया, वो कैसी ऑब्जेक्ट हो गया, वो आपकी वो कैसी हो गई, बिल्कुल उसकी क्या हो गई, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। वो क्या हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। सर मार्टेनसाइट ब्रिटलनेस भी आएगा जब तुरंत खत्म कर देंगे। सर तो कटिंग टूल होता है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है अभी बताऊंगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता पड़ी, अगर आप पानी में ठंडा करोगे तो सबसे ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, ऑयल में ठंडा करोगे तो इससे पानी से थोड़ा सा कम हार्ड मिलेगा आपको, एयर में करोगे कम हार्ड मिलेगा। अगर सिर्फ फर्नेस में ठंडा होना छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो आपका बिल्कुल धातु क्या होगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट का मैंने आपको बताया था। क्लियर? और फर्नेस का मतलब क्या है, गर्म हो रही है और आप उसे पे जो टेंपरेचर देना बंद करोगे तो है नहीं है कि वो एकदम ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी कितने दिन होगी, 3-4 दिन में ठंडी होगी। तो यानी कैसी ठंडी हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। ठीक है, तो धीरे ठंडी होने पर आपकी धातु क्या हो जाती है, वो आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये सुन लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको अब ये चीज बता रहा हूं, ऐसा होता क्यों है। ठीक है,
ठीक है। उससे पहले यहां देखिए, अगर आपने जो स्ट्रेट वाली स्ट्रक्चर थी इसे ओलिव ठंडा करा तो आप यहां देख पा रहे हैं इसके जो कोर्स जो ग्रेन साइज थे वो कैसे थे, बिल्कुल पास थे, बिल्कुल कैसे थे, पास थे, हाथी थे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपने उसे एयर में ठंडा करा तो यहां कोर्स ग्रेन जो साइज थे क्या हो गए मेरे, हल्के से क्या हो गए, हल्के से इसके मुकाबले हल्के से बड़े हो गए। मगर जब मैंने फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा करा तो उसके कोर जो उसके ग्रेन साइज थे वो क्या हो गए, हमारे कोर्स हो गए, यानी क्या हो गए, बिल्कुल बड़े हो गए। तो एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कि लोहा स्टील जो होती है वो लोहे और कार्बन का मिश्रण होती है, पहली बात, ठीक है। तो जब आप स्टील को धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका साइज क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, जिस कारण आपकी स्टील क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और डक्टाइल हो जाती है। क्लियर। तो यहां से सुन, आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि स्टील में ये सॉफ्ट हो गई तो क्यों हो गई, क्योंकि आपने उसे धीरे धीरे ठंडा करा था। और फैक्ट ये कहता है अगर आप स्टील को धीरे धीरे ठंडा करोगे तो स्टील किससे मिलकर बनी हुई है, क्रिस्टल से। तो क्रिस्टल को जब क्या हो जाता है, उनका साइज क्या हो जाता है, हल्का सा बड़ा हो जाता है, जिस कारण आपकी स्टील क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अगर सॉफ्ट हो गई तो क्या हो गया, इसकी मशीनेबिलिटी कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं। तो इसमें हमारा नॉन मैग्नेटिक का गुण भी, और सॉरी मैग्नेटिक का गुण भी इसमें हमारा नहीं रहता। क्लियर। तो आपने सुना होगा एनीलिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी हम मशीनेबिलिटी कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं, अरे वो यही तो कॉन्सेप्ट है, कि फर्नेस में उसे बंद करके छोड़ दो। अगर भाई फर्नेस में बंद करके छोड़ोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो उनके अंदर का जो क्रिस्टल है उनका साइज कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अगर सॉफ्ट हो गया तो लिख लीजिएगा यहां, इसकी हम क्या कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी हम इसकी कर सकते हैं, ठीक है, मशीनेबिलिटी हम इसकी कर सकते हैं। और ये हमारी कैसी हो जाती है, हमारा मैग्नेट का गुण नहीं रहता। क्लियर। यहां से आप ये सारी बातों को राइट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है। एक चीज और सुनिएगा, इसमें अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखो इसके कोर्स ग्रेन का जो साइज था वो कैसा था, मोटा था, ठीक है। इसका क्या था, पतला था। इसका कोर्स ग्रेन साइज कैसा था, हमारा पतला था। मगर जो इसका जो ग्रेन साइज है ना, देख पा रहे हो ये कैसे है, ये कैसे, जैसे आपके ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड होते हैं कैसे होते हैं, नखून की जो ब्लेड होते हैं वो कैसे होते हैं, आगे से बिल्कुल शार्प होते हैं। जैसे आपको शीशा टूटता है तो कैसे टूटता है, बिल्कुल तिकोने में, यानी बिल्कुल तीर की तरह होता है। तो इसके जो कैसे कि जो हमारा जो ग्रेन साइज है वो कैसे है, बहुत शार्प है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा वेरी शार्प ग्रेन साइज, ठीक है। तो ग्रेन साइज तो इसमें भी है, मगर हमारे इसमें शार्प इतने नहीं है। तो लिख लीजिएगा इसमें शार्प साइज, इसमें लिख देगा हमारे फाइन ग्रेन साइज। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर भाई। देखिए भाई साइज तो उसमें भी है ना, ग्रेन साइज तो उसमें भी है, मगर इसमें हमारे शार्प हैं और इसमें हमारे ग्रेन साइज जो है कैसे है, वो थोड़े हमारे मोटे है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीजें, डायग्राम आपको यही शो कर रहा है कि हार्डनेस जो होगी वो कैसे जा रही है आपकी, इसकी हार्डनेस कम होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जो हार्डनेस होगी किसकी होगी, आपकी मार्टन साइड में होगी। क्लियर। तो तभी कहते हैं कि आप किसी चीज को अगर गर्म कर रहे हैं तो उसे आप कैसे गर्म करें, उसे तुरंत पानी में गर्म करें। क्लियर। इसके अलावा एक चीज और होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, यानी नमक और पानी का घोल, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा अगर आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन में ले जाकर ठंडा करते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा करने का बेनिफिट ये होता है, सब ध्यान सुनेगा, कि जब आप गर्म चीज को अगर तेल में या पानी में डालेंगे तो क्या होता है, उसमें बुलबुले उठते हैं, मगर ब्राइन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ध्यान सुनेगा, जब आप स्टील को गर्म करते हैं ना, अगर ये कोई भी स्टील की धातु थी, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या जाती है, मेरी पपड़ी जम जाती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कर। तो क्या होता है, ये पपड़ी जम जाती है, इसके ऊपर स्कर जम जाती है, ठीक है। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन था, जो नमक का घोल था ना, वो स्कर के साथ क्या करता है, स्कर के साथ आपका क्या करता है, रिएक्शन करता है, यानी उसे हटा देता है, और उससे क्या होता है, फिर आपकी ये धातु थी ये सब बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्लियर, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्लियर मेरी बात, वो बुलबुले भी नहीं उठते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे जल्दी जो ठंडा करता है वो कौन सा करता है, तो कौन सा फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, आपका ब्राइन सोल्यूशन। मगर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, आपका पानी ही यूज होता है, क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन बड़े बड़े उद्योगों में होता है, छोटी छोटी कंपनी में ब्राइन सोल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। क्लियर। तो यहां से ये सारी इमेजेस आपको सारी बातें बिल्कुल मैंने डीपली बता दी है। ओके, ठीक है। तो जल्दी से अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर सारी बातें समझ में आ गई है तो, सारी बातें अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो भाई, कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। सर एडिटिंग प्रोसेस में लोअर क्रिटिकल 30 से 50 ऊपर ही क्यों गर्म करते हैं, कास्टिक सोडे की परत जम जाती है। गोविंद त्रिपाठी, बिल्कुल सही भाई। सर एडिटिंग प्रोसेस में लोअर क्रिटिकल, गोविंद जो आप एडिटिंग प्रोसेस पूछ रहे हैं ना, ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी से यस लिख के भेज दो भाई, अगर समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से समझ में आ गया तो यस लिख के भेज दो भाई। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। व्हाट इज, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस, व्हाट इज पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस, व्हाट इज पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस, क्वेश्चन है तो ध्यान सुनिएगा। रीस्केलनेस क्या होती है, परसों वाले लेक्चर में मैंने लोअर क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल और जो ट्रांसफॉर्म रेज होती है, क्रिटिकल रेंज, सारी बातें मैं बताई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस। तो ध्यान सुनेगा, पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस कहते किसे हैं, बिल्कुल इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो
जब आप स्टील को गर्म करते हैं, जब आप स्टील को गर्म करते हैं तो जब उसे गर्म करते हैं ना, तो जब आप वो टेंपरेचर 700 डिग्री पे पहुंच जाएगा, फिक्स 700 डिग्री पर, तो क्या होता है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। तो जब हम उसमें थोड़ा सा टेंपरेचर और देंगे तो फिर वो दोबारा से बढ़ेगा, क्लियर, ओके। और जब फिर हम उस जो आपकी धातु गर्म हुई थी, अगर उसे ठंडा करेंगे, सपोज कीजिए वो 1000 तक पहुंच गया, तो जब आप उसे 1000 तक पहुंचा और जब आप उसे ठंडा करेंगे 900 आएगा, 900 आएगा, 850 आएगा, 850 आएगा, और जब 700 पे आएगा, यानी जब आप उसे गर्म करेंगे और जब उसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, गर्म करते वक्त भी और ठंडे करते वक्त भी वो टेंपरेचर आपका 700 डिग्री पे आके कुछ देर के लिए रुक जाता है। तो जिस टेंपरेचर पे आके आपका धातु में परिवर्तन, धातु में रुक जाता है बढ़ना वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, इस डायग्राम में तो ध्यान सुनिएगा, देखो ये क्या था, टेंपरेचर था मेरा, ये मेरा टाइम है, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर यहां से टेंपरेचर बढ़ना चालू हुआ है, टेंपरेचर बढ़ना चालू हो रहा है भाई, फटाफट से देखो, टेंपरेचर बढ़ना चालू हुआ, टेंपरेचर बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, यानी हीटिंग कर्व है, ये हीटिंग कर्व है, ठीक है। तो ये कहां आ गया, ये आ गया मेरा कहां, ये आ गया मेरे 700 पर, ये किस पर आ गया, 700 पर आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे जब ये 700 पर यहां आया तो क्या हो गया, ग्राफ मेरा क्या हुआ, हल्का सा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी क्या हो गया, यहां टेंपरेचर आपका बढ़ना रुक गया, ठीक है। तो कुछ देर के लिए जब 700 पे आता है तो कुछ देर के लिए टेंपरेचर बढ़ना रुक जाता है और फिर वो दोबारा से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। आप यहां देख पा रहे होंगे चेक इन टेंपरेचर राइज, यानी आपको यहां पे आपको क्या देखना है, 700 डिग्री पर आके कि टेंपरेचर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या था मेरा यूनिफॉर्म टेंपरेचर राइज, यानी यूनिफॉर्म का मतलब टेंपरेचर मेरा एक साथ बढ़ रहा था मगर यहां आके कुछ देर के लिए रुक गया है, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर मैं बात करता हूं उसकी यूनिफॉर्म फॉल इन टेंपरेचर, यानी अगर टेंपरेचर को मैं कम कर रहा हूं, यानी धातु को अगर ठंडा कर रहा हूं, तो सपोज ये आपका यहां पहुंचा और ये यहां पे कितना है आपका, ये यहां पे आपका 900 डिग्री पर, तो 900 डिग्री पर जैसे घटता घटता वो 700 पे आया तो यहां भी वो ठंडा होना का जो ठंडा होना था यहां भी वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रुक गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फॉलिंग टेंपरेचर, तो ये आप देख पा रहे कूलिंग कर्व, तो यानी 700 पर जब बढ़ा तो भी रुका, जब ठंडा हुआ तो भी रुका। तो जिस पॉइंट पे आके आपका टेंपरेचर रुक जाता है और बढ़ना चालू हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस। और यहां पे जो आपका धातु का जो रंग होता है तो कैसा होता है, या तो लाल होगा या पीला होगा, या तो लाल होगा या पीला होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस, ठीक है, क्लियर। तो यहां लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस, क्लियर, ठीक है। टेंपरेचर कर्व समझ में आ गया, कर्व समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं तो फटाफट से देखो क्या कहता है, ये मेरा क्या कहता है, एक इमेजेस दिखा दूंगा आपको, ये इमेजेस थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, अगर देखूं तो ये लो फटाफट से, यहां दो, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फटाफट से देखना बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, जब प्लेन कार्बन स्टील क्यों, मैंने आपको पता है जब भी कभी हीट ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो कौन सी स्टील आएगी आपकी, प्लेन कार्बन स्टील, यानी सादा कार्बन इस्पात। जब प्लेन कार्बन स्टील को भट्टी में गर्म करते तो तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक एक समान गति से बढ़ता है, लेकिन जब 700 डिग्री सेल्सियस पर यह कुछ देर के लिए रुक जाता है, इसके बाद स्टील का जब ताप और बढ़ाते हैं तो तापमान फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि स्टील को 900 डिग्री टेंपरेचर गर्म करने के बाद भट्टी से बाहर निकाल दें और उसे अंधेरे कमरे में देखें तो उसका रंग कैसा मिलेगा, लाल या पीला मिलेगा, जैसे मैंने बताया। और जब स्टील ठंडी होने लगती है तो 700 डिग्री टेंपरेचर तक यह एक समान गति से घटता है और फिर 700 डिग्री टेंपरेचर पर एक बार फिर से रुक जाता है। उस समय स्टील में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, कुछ समय बाद तापमान दोबारा गिरना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और अंत में स्टील धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इस प्रकार स्टील को गर्म करते समय 700 डिग्री टेंपरेचर तापमान पर कुछ देर के लिए बढ़ना और रुकता है और ठंडा करते समय भी 700 डिग्री पर कुछ देर के लिए रुकता है। अतः स्टील के इसी तापमान बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस कहते हैं, क्लियर, ठीक है। यहां से समझ में आ गया, यहां से समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ओके। एक और होता है आपका पॉइंट ऑफ डीस्केलनेस, ठीक है। ये क्या था, रीस्केलनेस, तो एक होता है आपका पॉइंट ऑफ डीस्केलनेस, वो आईटीआई की फील्ड का नहीं है, वो डिप्लोमा लेवल का है, तो उसकी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ रीस्केलनेस कितना होता है तो वो कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, ठीक है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग 693, लोअर क्रिटिकल टेंपरेचर 723, अपर क्रिटिकल टेंपरेचर फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड किस पे करता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आज की क्लासेस खत्म होती है, आज की क्लासेस खत्म यहां होती है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम बिल्कुल शानदार तरीके से ये पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे अब फीडबैक दे दो, आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, कुछ नई चीज सीखी या नहीं सीखी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, जल्दी से मैं 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं, अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर लो, प्लीज मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर लो, फीडबैक दे दो जल्दी से। सर जो एमजीएम में प्रो क्लास है उनका